कल आपको चैप्टर पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हिस्ट्री के अंदर हम किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारा पास्ट क्या है और किस तरीके से हमारे पास्ट की जो हिस्ट्री है हमारे पास एक बुक के रूप में आई है। तो बेसिकली बुक एक दिन में नहीं बनी, हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनी। जितना भी हमारा पास्ट है, जितना भी हमारा इतिहास है, उसको जब रिकॉर्डली लिखा गया था और उस रिकॉर्ड को जब हमारे पास हमारे हिस्टोरियन ने, बुक राइटर्स ने पहुंचाया, उसके बाद में हमें पढ़ने को पता लगा, देखने से पता लगा कि हिस्ट्री में हमारे जितने भी हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ मेंशन की गई थी वो कहाँ से ली गई है और कैसे उस टाइम पे ये सारी चीज़ें घटित हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है, व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जेम्स मिल ने हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हिंदुइज्म, मुस्लिम्स और ब्रिटेन, ये 3 कैटेगरी में उसने डिवाइड किया था। उसके बाद में कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ डिस्प्यूट उसके अंदर किया हुआ और हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे कि जो कैटेगरी डिवाइड की गई थी वो प्रॉपर थी या नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुइज्म के टाइम पे सिर्फ हिंदू ही रहते थे उस सोसाइटी के अंदर, हिंदू राजा, हिंदू प्रजा, दैट वाज नॉट पॉसिबल। मुस्लिम्स के टाइम पे उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स ही रहते थे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ब्रिटिशर्स का एक अपना एम्पायर उन्होंने आकर खड़ा किया था, वो चीज़ उसमें बताई गई है। अब हम एक कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने बताया कि हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारे हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था उसके अंदर 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स में उन्होंने एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिएवल हिस्ट्री है एंड द लास्ट वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारे यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उससे हम लोग फिर अग्री नहीं थे। अग्री क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम पर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ थी, लिबर्टी मेंशन थी, उसमें डेमोक्रेसी मेंशन थी और उसमें साइंस मेंशन थी। तो हमारे उस टाइम की सोसाइटी के अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब थी, हमारे पास ये मैटर नहीं था। तो हम कैसे मान लें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं। तो उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कहा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर इंडिया में आए थे तो उन्होंने हमें एक कॉलोनी आप समझते हो, कॉलोनी बनाई। अब कॉलोनी के अंदर क्या है, जैसे बाहर से कोई अचानक से हमारे नेबर के अंदर आ जाता है, होता क्या है, हमारे घर के पड़ोस में अगर कोई दूसरे स्टेट का, दूसरी कंट्री का कोई आकर रहने लग जाता है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी जान पहचान बढ़ाएगा, अपना ग्रुप बनाएगा, अपने जो मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेव्स और जो भी अपना रिचुअल है, कल्चर है, वो हमारे साथ शेयर करेगा। और वैसे भी इंडिया को अगर हम कहें तो इंडिया वैरायटी मेंशन करता है, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, हम हर कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई। ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे किस लिए? ट्रेड करने के लिए। क्या करने आए थे वो? यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। एक तरह से तो उन्होंने हमें ये कह दिया कि इंडिया के पास कुछ नहीं है, इंडिया बहुत प्रिमिटिव एज में है, इंडिया को आज एजुकेशन की ज़रूरत है, इंडिया को गाइडेंस की ज़रूरत है, और शायद कुछ हद तक ठीक भी था। लेकिन जब वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है इंडिया के पास बहुत कुछ था जो वो यहाँ से लेकर गए थे। और वो क्या थे? हमारे बहुत सारे मसाले थे, जेम्स थे, बहुत से मतलब कपड़ा था जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट हम ये कहें कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने हमारे जो एक्चुअल कंडीशन थी उनको देखा। उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डेफिनेटली अच्छी थी, तभी तो वो व्यापार करने के लिए आए थे। अब व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने जब इंडिया को देखा कि भाई इंडिया इज़ फुल ऑफ जेम्स, बहुत सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें यहाँ पर है, तो क्यों ना इसे अंडरकवर किया जाए। उन्होंने व्यापार के साथ साथ में जो यहाँ के लोकल नवाब और राजा थे, दे कंकर्ड देम, दे फॉट अगेंस्ट देम एंड एट लास्ट दे कंकर्ड देम। उन्होंने उनको जीत लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, अपना राज्य फैलाने की कोशिश की,
अपने आप की जो रूट्स है उसको यहाँ पर उन्होंने फैलाना स्टार्ट किया। अब राजा महाराजा इनको जब उन्होंने युद्ध में हरा दिया, आफ्टरवर्ड व्हाट हैपन्स, नेक्स्ट स्टेप इज दे एस्टैब्लिश देयर रूल। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य जमाना स्टार्ट कर दिया। अब राज्य जमाने के लिए सबसे पहले उन्होंने वहाँ के लोगों को, स्पेशली किंग, दे सब्जुकेटेड देम। सब्जुकेटेड मीन्स उन्होंने उनको इतना ज़्यादा दबाव दे दिया, इतना ज़्यादा रिप्रेस कर दिया कि आपके पास में जो लोकल सुविधाएं हैं उसको और अच्छे से मॉडरेट करके दिया जा सकता है, आपकी जितनी भी क्वालिटी है उसको और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाकर दिया जा सकता है। तो एक तरह से हमें इतना ज़्यादा दबाया गया कि जो हमारी क्वालिटी थी वो भी छुप गई। सेकंड, आफ्टरवर्ड्स स्टैब्लिश कंट्रोल ऑन इकोनॉमी। धीरे धीरे इंडिया में आए, राजाओं को हराया, धीरे धीरे शासन करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने क्या किया, दे इंटरप्टेड इन आवर पॉलिटिकल इश्यूज और सोशल इश्यूज। जैसे क्या होता है, जैसे रिसेंटली अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पीओके से बढ़ता बढ़ता वो कभी कहता है कश्मीर मेरा है, कभी कहता है इंडिया का कुछ पार्ट मेरा है, और एक सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर आपका कितना कंट्रोल है ये उस चीज़ को शो करता है। सेम चीज़ इसमें है, उस टाइम जब इनका दबाव हमारे ऊपर पड़ा तब हमारे जो लोकल राजा थे और जो लोकलिटी के जो लोग थे उन्होंने डेफिनेटली उनके सामने सरेंडर कर दिया। और एक यही रीज़न था कि हम उस टाइम पर इनको इंडिया में एंट्री दे दी, हम लोगों ने उस टाइम पे इन लोगों को हमने इंडिया में एंट्री दे दी थी। और एक यही रीज़न था कि वो व्यापार करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए। लेकिन आज वो हमारी सोसाइटी बिजनेस हर चीज़ में वो इंटरप्ट कर रहे हैं, हर चीज़ वो अपने साथ में उसके अंदर मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब इंडिया के अंदर वो आए तो अपने साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आए होंगे जिससे हमारे वैल्यूज़ भी अफेक्ट हुए होंगे, हमारे कस्टम्स भी अफेक्ट हुए होंगे, और हो सकता है कि हमारा ट्रेंड भी चेंज हुआ होगा। हमारे उनके आने के साथ ही हमारा वैल्यू, टेस्ट, कस्टम चेंज हो गया, क्योंकि हमारे टाइम पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस था। हमारे जो रिचुअल्स थे, हमारी जो परंपराएं थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस लिए हुए थी। उनके हिसाब से ना तो हम एजुकेटेड थे, ना ही हमारे रिचुअल्स प्रॉपर तरीके से थे। हम अंधविश्वासों के अंदर घिरे हुए थे, और वो फैक्ट भी था कि उस टाइम पे जो सती सिस्टम हुआ करता था वो एक तरह से टोटली अंधविश्वास को लिए हुए था। तो जो चीज़ें उन्होंने की, जो न्यू ट्रेंड और न्यू वैल्यूज़ लेकर आए, उसमें क्या था, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितने भी हमारे यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। जैसे कि आप कभी भी कहीं भी घूमने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप वहाँ की लोकेशन को चेक करते हो, आप वहाँ के होटल्स वगैरह चेक करते हो, आप वहाँ के रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, जो भी वहाँ की फेमस चीज़ है उसको आप डेफिनेटली चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद में ही आप वहाँ जाओगे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। एक तो वो ट्रेड करने के लिए आ रहे थे, तो मोटा मोटी उनके पास में हमारे यहाँ का पूरा मैप था कि इंडिया फेमस क्यों है। इंडिया पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वर्ल्ड टीचर के नाम से जाना जाता था, मीन्स इंडिया में ऐसा बहुत कुछ था। लेकिन वो चाहते थे कि हम इंडिया को अपने तरीके से रूल करें और एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको आगे लेकर जाएं। उनको आगे लेके जाने तो एक बहाना था, बाकी वो अपनी रूट्स को यहाँ पर इतना ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे कि अगर इंडियंस उठे तो ब्रिटिशर्स को देखे और सोए तो ब्रिटिशर्स के बारे में समझे। ठीक है, कॉलोनाइजेशन आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे। आफ्टरवर्ड्स दे कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास, दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल एंड दे स्टार्टेड द सब्जुक्यूटिंग लोकल्स। लोकल लोगों को उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि थक हार कर हमें उनका एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करना पड़ा। आफ्टरवर्ड्स दे कंट्रोल्ड आवर इकोनॉमी, सोसाइटी।
हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे रीति रिवाज को धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस लाने की स्टार्ट की, कोशिश की। और इकोनॉमी, जब वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको सस्ते में यहाँ उगाते और महंगी चीज़ ले जाकर वहाँ पर अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते। ओके, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्स रिकॉर्ड्स। अब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो रूल यहाँ पर हो गया ब्रिटिश क्राउन का। तो ब्रिटिश क्राउन है, टोटली एजुकेटेड वो लोग थे और हर काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते थे कि कोई भी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। इंडिया के पास सब कुछ था, नॉलेज था और पावर था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया। यही एक रीज़न था कि हमने अपना जो रूल था किसी और के हाथों में दे दिया, हमारे बीच में वो कम्युनिटी नहीं थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक है क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कैसे किया? अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ से आता है। रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 10 साल पहले जब आप पैदा हुए थे तब क्या हुआ था, आप कैसे दिखते थे, आपका जो आउटपुट था, आपके फीचर्स थे वो कैसे थे, then definitely your parents can mention all these things. But if someone asks you before 200 years back what was happening here, who was ruling here, what kind of atmosphere was there, what kind of ruling country was there, what kind of ruling king was there, and what kind of administration we were following, nobody can answer. किसी को आंसर नहीं आएगा इसका। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, इफ़ वी डोंट नो अबाउट आवर हिस्ट्री, तो हम उस चीज़ को मेंशन कैसे करेंगे। आज हमारे पास जो बुक्स हैं, हमने बुक्स के अंदर पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल था, अकबर ने ये किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती है कि कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरियंस ने उस चीज़ को रिटन में मेंशन किया है। और वही चीज़ ब्रिटिशर्स के आने के साथ में हमारे यहाँ भी अप्लाई हो चुकी थी। कैसे? हमारे जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसे रिटन अप किया जाता था। मीन्स दे आर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, whatever they are taking action, whatever they are writing in a book. Suppose if they are taking tax area wise, they will mention what kind of rule and regulation they have started, they will again written up. The memos and the letters, everything, whatever they are started for their administration purpose, they are writing each and everything. Second, for what they have established all these record room, all these archeries. Archeries means एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर आपका ऑफिशियल जितना भी रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है उस पर्सनल मैटर के लिए। तो उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी आपका रिकॉर्ड है वो मेंशन किया जाएगा, लिखा जाएगा और सारे रिकॉर्ड वहाँ पर होंगे। अब इन रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स इंडिया में ऐसे ही आ गए थे? इंडिया के अंदर कोई भी ब्रिटिशर्स आया है, जैसे कि हमने जेम्स मिल ने जो वायसरॉय की हम हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताया है कि जैसे इंडिया में वायसरॉय आए उस टाइम पे उन्होंने किस तरह से रूल किया। जितने भी वायसरॉय आए थे सबसे पहले वो लोग क्या करते थे? उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमारी हिस्ट्री को जाना कि इंडिया में एक्चुअल में कस्टम्स क्या है, रिलीजन क्या है और किस तरह का एरिया है, एनवायरनमेंट है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, किस तरीके से वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ की लैंग्वेज क्या है। किसी भी एक वायसराय का इंडिया में आने से पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्हें 1 या 1.5 साल का ट्रेनिंग दिया जाता था। उस ट्रेनिंग के अंदर दे हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। भले ही हमारे यहाँ पर इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर हमें लैंग्वेज का पता नहीं है, लेकिन वो इंडिया में आ रहे हैं, किसी स्टेट में रूल करने के लिए जा रहे हैं। एट दैट टाइम व्हाट विल दे डू? They have to learn the language, they have to learn the atmosphere, they have to learn all the rituals and the regulation of that area. Now see, अब जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको जो मेंशन किया गया है, सपोज एरिया वाइज उन्होंने कितना टैक्स लिया है,
कौन से राजा ने, कौन से वायसराय ने किस जगह किस टाइम पर कौन से रूल को अप्लाई किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पे उन्होंने मेंशन की थी। इवन देयर लेटर्स, अगर किसी वायसराय ने अपने यहाँ पर कोई पर्सनल लेटर भी लिखा है अपनी फैमिली को, या वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड में रही है, और हिस्टोरियंस ने धीरे करके इनको कैरी अप किया। पहले ये सारी चीज़ें रिटन में लिखी जाती थी, एक कैलीग्राफी स्पेशलिस्ट होता था, वो इन सारी चीज़ों को रिटन अप करता था। जैसे ही 19th सेंचुरी के बाद में जो प्रिंटिंग प्रेस हमारे डेवलप हुई, उसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ों को एक साथ बहुत सी कॉपियों में मेंशन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास डाटा कलेक्ट करने का एक और रिकॉर्ड था। कैसा था? सर्वे। सबसे उसके बाद में इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सर्वे किस चीज़ का किया जाता था। मैंने अभी आपको बताया है कि इंडिया में आने से पहले कोई भी वायसराय, कोई भी जनरल, उनको उस एरिया के बारे में, पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया जाता था कि ये एरिया इतना है, इस किलोमीटर तक फैला है, यहाँ के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें इतना % मुस्लिम है, हिंदू है, कास्ट वाइज है, रिलीजन के बारे में उनको बताया जाता था, लैंग्वेज के बारे में उनको बताया जाता था। हर चीज़ की जो बारीकियां जैसे होती है कि उस एरिया में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी किसके ऊपर है, कौन सा क्रॉप वहाँ पर सुटेबल होगा, कौन से वेदर के अकॉर्डिंग वो चलना होगा। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे जो जितने भी वायसराय हमारे यहाँ पर आए थे, जनरल यहाँ हमारे यहाँ पर आए थे, उनको स्टडी करने के बाद ही यहाँ पर आए, और यही चीज़ वो रिटर्न अप करते गए, लिखते गए। तो यही एक रीज़न है कि आज हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री मटेरियल्स है, हिस्ट्री का जो पुराना मैटर है, वो इन सब के थ्रू ही हमें मिला है। कई बार ऐसा होता है कि जो खुदाई के दौरान हमें पता लगता है कि भाई इस एरिया में बहुत सारे वेपन्स मिले हैं, तो हो सकता है यहाँ के रहने वाले लोगों ने वेपन्स को यूज़ किया है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर मेंशन किया गया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें जो हिस्ट्री हम बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिसेंटली हमें पता होता है कि हमने कल क्या किया या 10 साल पहले क्या किया, हमारे पेरेंट्स बता सकते हैं, और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि जो रिचुअल्स चली आ रही है वो किस तरह से फॉलो हो रही है। इफ़ समबडी आस्क यू व्हाट हैपन 200 years बैक, बिफोर दैट, अगर हम किसी से पूछे कि जो हमारा जो बिगनिंग था वो कैसे हुआ, और उन सब का जितना भी मटेरियल है वो हमें अब कहाँ से मिलेगा। हिस्ट्री में ये तो है नहीं कि हम जैसे रात को सोए भगवान आए और हमें बताकर चले गए कि भाई कल रात को ये हुआ था और उस टाइम पर ये हुआ था। हर चीज़ को हमें रिटर्न अप करना होगा। ये रिटर्न अप हमने स्टार्ट किया ब्रिटिश एम्पायर के साथ में। जो हमारे सोर्सेज थे जहाँ से हमने हिस्ट्री को सीखना, समझना और पढ़ना स्टार्ट किया, दैट वन ऑफिशियल ऑर्डर। ब्रिटिशर्स जैसे ही हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने जितने भी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए, टैक्सेस उन्होंने वहाँ के एरिया वाइज जो लिए, उन सबको उन्होंने एक रिकॉर्ड के हिसाब से मेंशन किया। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि कल क्या हुआ, अगर हमने उसे मेंशन नहीं कर रखा तो हम प्रॉपर तरीके से उसे बता नहीं सकते। तो सेम वही चीज़ है कि ब्रिटिशर्स ने जितना भी काम किया सिस्टमेटिक तरीके से किया, और वही आज हमारे लिए हिस्ट्री बन चुका है। उन्होंने जितने भी लेटर्स लिखे, जितने भी ऑर्डर निकाले, मेमोज हैं, मैगजीन के अंदर इन्होंने जो भी मेंशन किया था, और ऑटोबायोग्राफी है जो अपनी जीवन की कहानियाँ हैं उसके अंदर जो मेंशन किया गया था, पोयम, और उस टाइम के जो नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने उस टाइम की स्टडी को और हिस्ट्री को जब पढ़ा और देखा, और जो चीज़ उन्होंने फील की वो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया। By the help of all these novels, poem, magazine and autobiography, we can get backward history. Okay? Now, how to know our country at the time? अब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को कैसे जानेंगे, हम हमारी कंट्री को कैसे जानेंगे? इसके लिए क्या है, 19th सेंचुरी के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड रूम स्टार्ट हुआ था, रिकॉर्ड रूम जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, हर एक चीज़ जो लिखी जाने लगी थी,
कैलीग्राफी की मदद से। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, जब प्रेस एग्जिस्टेंस में आई तो इसकी एक साथ बहुत सारी कॉपियाँ निकाली जाने लगी, और वही कॉपी जब बुक में बनने लगी, एक स्टोर बनाया गया, उस स्टोर में बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब चीज़ों को रखा गया। और यही सारी चीज़ें जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो वो साथ तो लेकर नहीं गए, तो ये जो पीछे का जितना भी उन्होंने रूल और रेगुलेशन अप्लाई किया था, उनको देखकर हमें इस चीज़ का एहसास होता है। हमारी बुक हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि किस टाइम ब्रिटिशर्स आए थे, वट आवर एक्चुअल कंडीशन वॉज। हमें जो प्रिमिटिव एज का एक स्लोगन मिला था, हमें टैबोज के नाम से जाना जाता था कि हम बहुत पिछड़ी जाति के लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता, एजुकेशन हमें नहीं पता। ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर एजुकेशन भी आया था, हमारे कल्चर भी चेंज हुए थे। आज जो हम ड्रेसअप पहनते हैं वो ब्रिटिशर्स की देन है। आज हमारी जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, वो भी ब्रिटिशर्स की देन है। और जो हमारे यहाँ पर ट्रेन सिस्टम अप्लाई हुआ था, रोड रेलवेज बनी थी, तो वो सारी की सारी इन सब का रिकॉर्ड अगर हमें नहीं पता होता तो हम कैसे बताते, हाउ वी विल टेल यू कि ये सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए 19th सेंचुरी के बाद में जब सारा का सारा रिकॉर्ड रिटर्न अप किया गया, बुक्स बननी गई, स्टोर्स बनाए गए, उसके बाद में हमने एक सर्वे सिस्टम भी अप्लाई किया। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का रिलीजन क्या है, किस कास्ट के लोग वहाँ रहते हैं, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, उसके साथ साथ में जूलॉजिकल, बॉटनिकल और फॉरेस्ट एरिया और पॉपुलेशन का जो सेंसस था, आर्कियोलॉजिकल, ये सारे के सारे सर्वे भी उसी टाइम में स्टार्ट होने लगे थे। इनका जितना भी सारा रिकॉर्ड हमें इनके थ्रू मिलता है, इन मैगजीन्स के थ्रू, ऑटोबायोग्राफी के थ्रू हमें जो मिलता है, तो इससे हमें इस चीज़ का पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री एक्चुअल में क्या थी। अब फॉरेस्ट के अंदर आज भी यही होता है, सेंसस पॉपुलेशन, आज भी ये चीज़ मेंशन की जाती है, जैसे कि पॉपुलेशन में किस जाति के कितने लोग हैं, कौन से रिलीजन के हैं, किस उम्र के हैं। इससे एक एरिया को कवर करने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाने पे भी मदद मिलती है। जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में देखो तो हमें पता लगता है कि किस जाति के किस प्राणी, कौन से प्राणी हैं, कितनी संख्या में है, फीमेल कितना है, मेल कितना है, चाइल्ड कितना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम रिकॉर्डली मेंशन करके चले तो हमारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पावरफुल होगा। और एक्चुअल में उन्होंने किया भी वही, उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, क्योंकि कोई भी काम उन्होंने किया सिस्टमेटिक तरीके से किया। उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर इतना बढ़ा दिया कि हर चीज़ का पहले उन्होंने बेसिक नॉलेज लिया, उसके बाद में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्टअप किया। और यही एक रीज़न था कि वो काफ़ी टाइम तक हम पे रूल करते रहे और हम लोग उनके जो रिप्रेसिव आइडियाज़ हैं उनके नीचे दबे रह गए। हमारी ही ज़मीन के जो फसल थी हम ही से कम दामों में लेते, बाहर उसे डबल पैसे में देकर अपना मुनाफा कमाते थे। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपना जितना भी प्रॉफिट करना था इंडिया से उतना उन्होंने अपना प्रॉफिट किया। और रीज़न यही है कि रिकॉर्डली अगर आप काम करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करोगे तो डेफिनेटली वो काम आगे सक्सेसफुल होगा। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल अस अबाउट। हमें किस चीज़ के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर सारी चीज़ मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, रूल कैसा है, टैक्स कैसा है, सेंसस में उसमें बताया है और सारी की सारी चीज़ उन्होंने रिटर्न अप की है। लेकिन वन थिंग इज़ व्हाट, समथिंग इज़ मिसिंग। व्हाट इज़ दैट? फीलिंग ऑफ दैट टाइम पीपल। Actually what happened, everything was in a proper way, everything is going in a smooth way with the repressive administration, but one thing is missing. Suppose we have rule and we have written so many things, but one thing is missing. what actually में वहाँ के लोगों का फीलिंग्स क्या था? ब्रिटिशर्स आए, नो डाउट दे रूल्ड,
उसमें भी कोई डाउट नहीं है। उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ों को सिखाया भी है, बहुत सी चीज़ों को वो इंडिया में लेके आए, हमारे कल्चर को चेंज किया, हमारे नॉलेज को ब्रॉड किया, हमारी बहुत सी चीज़ में उन्होंने चेंजेस भी किए। लेकिन वो चेंजेस हमें एक्सेप्टेड थे या नहीं थे, उन चेंजेस को हमने एक्सेप्ट करके हमारे मन में फीलिंग किस तरीके से आ रही थी, हम उस चीज़ से खुश थे या नहीं थे। उन्होंने जिस तरीके से रूल किया और जिस तरह से रिप्रेसिव कंडीशन के अंदर हम लोग जी रहे थे, हमें एकदम टेबोज मतलब पिछड़ी जनजातियों की तरह माना जाता था। इवन वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, आफ्टर ऑल वी आर नॉन एज ए वर्ल्ड टीचर। हमें सब कुछ होने के बाद में बहुत बुरी ज़िंदगी जीने को मिल रही थी। हमारे ही फसलों को वो बाहर ले जाकर बेच रहे थे, हमारी ही चीज़ों से वो डबल मुनाफा कमा रहे थे। तो मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पीजेंट्स के अंदर, हमारे लोगों के अंदर हमारे ही रिचुअल्स को वो मजाक बना रहे थे। तो हमारी फीलिंग किस तरीके से थी वो उसमें मेंशन नहीं की गई है। वो क्यों नहीं मेंशन की गई है? क्योंकि ब्रिटिश का जो इतिहास लिखा गया था, जो मैंने आपको फर्स्ट बिगनिंग में बताया है, जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी 1917 में, उसके अंदर लिखा है इंडियन हिस्ट्री और ब्रिटिशर्स के बारे में। तो जो खुद ब्रिटिशर है उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, किस वैल्यू को उन्होंने ज़्यादा परफेक्टली ऑब्जर्व किया, उन चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया। अब लोगों ने क्या फील किया वो हमें कैसे मिलेंगे? उस टाइम के लोगों की जो पर्सनल डायरीज हुआ करती थी, जिनको वो लिखते थे कि भाई उनके जो रूल और रेगुलेशन बनाए थे उनसे वो हैप्पी थे कि नहीं थे। जो लेटर्स वो एक दूसरे को भेजा करते थे मैगज़ीन में और न्यूज़पेपर में, जो वो अपने पर्सनल व्यूज़ दिया करते थे उसके थ्रू। और जो पिलग्रिमेज होते थे, जो ट्रैवलर होते थे, उस टाइम पे एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, ट्रेन नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो पिलग्रिमेज होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लेते थे। साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट जाने के लिए उन्हें एक काफ़ी लंबा टाइम लगता था, और वो ये अपना पूरा का पूरा टाइम कवर पैदल चलकर ही करते थे। रास्ते में वो किन किन लोगों से मिलते थे, किस तरह के उनकी नॉलेज थे, क्या उनका कल्चर था और किस तरह की उनकी फीलिंग्स हुआ करती थी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन नहीं की गई है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ आपको वही दिखाएगा जो उन्होंने अप्लाई किया है, जो उन्होंने स्टार्ट किया है। वो इस चीज़ को विटनेस नहीं देते कि आप उस चीज़ के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके मन में उस चीज़ के लिए क्या फीलिंग आ रही है। तो लास्ट में समराइज मैं यही करूँगी कि जो हिस्ट्री है, बहुत से बच्चे जो इसे बोरिंग समझते हैं, दैट वन इज़ नॉट ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग कैसे होगा? इफ़ यू वॉन्ट टू नो आवर पास्ट, दैट वन इज़ ग्लोरियस। हम हमेशा से काफ़ी ग्लोरियस ही रहे हैं, हमारा पास्ट काफ़ी पावरफुल ही रहा है। हम डिस्टर्ब ज़रूर हुए हैं, बहुत से इन्वेडर्स हमारे यहाँ पर आए हैं, बहुत से लोगों ने हम पे रूल किया है, और रीज़न यही है कि आज यूनिट जो डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर है वो इसी सब चीज़ों को फॉलो करते हुए एक हमें बुके के रूप में रिप्रेजेंट करती है। ओके।